हेलो दोस्तों, तो हमने भूगोल का फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो हम इसे भी पूरा करने वाले हैं। थोड़े से इसमें क्वेश्चन हैं तो हम इन्हें शॉर्ट में पढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो इन्हें बढ़िया तरीके से याद करो और अच्छे नंबर आएंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। यदि आप इन्हें याद करके चले जाओगे तो अच्छे नंबर आएंगे आपके, ये मेरी गारंटी है। तो हमने ये शॉर्ट नोट्स बनाए, बड़ी मेहनत लगी है, तो आप इन्हें याद कर लेना है, बहुत शॉर्ट है। तो हम बात करते हैं आज चैप्टर। तो ये हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। पहले बात करते हैं हम, देखो चैप्टर है हमारा विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं प्रतीक। इसके हम 6-7 क्वेश्चन भी लेंगे, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है इनके। जैसे बात करते हैं हम जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहते हैं? यानी कि संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भूभाग पर एक निश्चित समयावधि में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जैसे कोई भी संपूर्ण पृथ्वी या किसी निश्चित भूभाग पर निवास करने वाली जनसंख्या को ही क्या कहते हैं? हम जनसंख्या कहते हैं। आसान शॉर्ट परिभाषा है, इसे याद कर लेना, वेरी मोस्ट परिभाषा है। हम इसे बता सकते हैं कि 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व में जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। 21वीं सदी में यानी कि जो विश्व की जनसंख्या थी वो 600 करोड़ दर्ज की गई थी। जॉर्ज बी क्रेसी ने कुछ कहा था, हम इसे भी देखते हैं। जॉर्ज बी क्रेसी की क्या टिप्पणी है? एशिया में कम जगह पर अधिक लोग और अधिक जगह पर कम लोग निवास करते हैं। यह जॉर्ज बी क्रेसी यानी कि जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा था, इसे भी देखते हैं। एशिया में कम जगह पर अधिक लोग एवं अधिक जगह पर कम लोग निवास करते हैं। यह है जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है। जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है। यानी कि विश्व में जनसंख्या वितरण यानी कि विश्व में जो जनसंख्या है किस प्रकार फैली हुई है। यानी कि मोटे तौर पर 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है। यानी कि जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था कि जो विश्व की जो 90% जनसंख्या है वह 10% भूभाग पर निवास करती है। यानी कि सघन आबाद यानी कि विश्व में सघन आबाद क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ की आबादी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यानी कि सघन आबादी वाले क्षेत्र कैसे कहते हैं? यानी कि सघन आबादी वाले क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ की जनसंख्या यानी कि जहाँ की अवधि 200 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, उन्हें सघन आबाद क्षेत्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, यूरोप का उत्तर पश्चिम भाग, अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, जैसे और देखते हैं, ये सघन आबाद हो गया। अब आती है जनसंख्या घनत्व कैसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व वेरी मोस्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे देखते हैं, पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसी प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में मापा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। इसे प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में मापा जाता है। जनसंख्या को प्रति इकाई क्षेत्र में मापा जाता है। जनसंख्या यानी कि संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भी भूभाग पर एक निश्चित समयावधि में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। यानी कि मतलब है संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भी भाग। ये तो रिपीट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। अब बात करते हैं हम जन घनत्व कैसे कहते हैं? यानी कि जन घनत्व का सूत्र है कुल जनसंख्या। यहाँ पर देख नहीं रहा है तो मैं इधर लिखता हूँ, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल है, इसका सूत्र है कुल जनसंख्या प्लस कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यह इसका सूत्र है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली यानी कि जनसंख्या वितरण का तो प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है रासायनिक कारक। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, जाता है एग्जाम में कई बार आया है।
अब बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की। इसमें है 3 कारक हैं: भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक। अब भौतिक कारकों की बात करते हैं। भौतिक कारक में कौन कौन से हैं? भौतिक कारक में है जल की उपलब्धता, भू-आकृति और जलवायु। भौतिक कारक में है जल की उपलब्धता, भू-आकृति और जलवायु आदि। तो हम इनकी बात करते हैं। जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता जल की उपलब्धता किसे कहते हैं? जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। लोग उन्हीं क्षेत्रों में बसना अधिक पसंद करते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। यानी कि लोग उन्हीं क्षेत्रों में अधिक बसेंगे जहां पर जल आसानी से प्रोवाइड हो सके, आसानी से प्राप्त हो सके। दूसरा कारक है भू आकृति। लोग पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में समतल क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। यानी कि लोग पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर यानी कि समतल प्लेन मैदानों में रहना पसंद करते हैं। तीसरा है मृदा। लोग हमेशा ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहां मृदा उपजाऊ हो। यानी कि लोग हमेशा ऐसे स्थान पर भी रहते हैं जहां पर मृदा उपजाऊ हो। ठीक है। अब बात करते हैं आर्थिक कारकों की। आर्थिक कारक कौन कौन से हैं? आर्थिक कारक है खनिज, नगरीकरण, औद्योगिक। खनिज, नगरीकरण, औद्योगिक। पहला है खनिज। जिन क्षेत्रों में खनन अधिक पाए जाते हैं वहाँ खनन कार्य अधिक होता है, जिससे वजह से मजदूरों को रोजगार उपलब्ध हो जाता है। यानी कि पहली बात है खनिज। यानी कि जिन क्षेत्रों में अधिक खनन होता है, खनिज मिलते हैं, वहाँ पर खनन होता है तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, तो लोग वहाँ पर भी जाने के लिए आकर्षित होते हैं। दूसरा बात है नगरीकरण। लोग नगरीय क्षेत्रों में से अधिक यानी कि नगरीय क्षेत्रों में अधिक बसते हैं क्योंकि वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती हैं। यानी कि दूसरा कारक है नगरीकरण। यानी कि लोग नगरीय क्षेत्रों में अधिक बसते हैं क्योंकि वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभिन्न प्रकार की सेवाएं मिल जाती हैं, तो लोग उनमें भी बसना पसंद करते हैं। तीसरा है औद्योगिकीकरण। जिन क्षेत्रों में उद्योग होते हैं वहाँ मजदूरों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होता है। भाई सीधी सी बात है, यदि जहाँ पर उद्योग अधिक होंगे, उद्योग धंधे अधिक होंगे, वहाँ पर लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, तो रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तो वहाँ पर लोग अधिक बसना पसंद करेंगे। अब बात आती है धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक। ये भी लोगों को प्रभावित करते हैं। ये कारक कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। यानी कि एक कारक कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। अब बात आती है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि किसी भी स्थान पर निवासीय व्यक्तियों की संख्या में एक निश्चित समानुपाती में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाती है। नकारात्मक परिवर्तन जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि किसी भी स्थान पर निवासीय व्यक्तियों की संख्या में एक निश्चित समानुपाती में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, या जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि कहते हैं तथा नकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति की ऋणात्मक वृद्धि कहलाता है। नकारात्मक परिवर्तन मतलब ऋणात्मक वृद्धि। अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.70 करोड़ थी और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.70 करोड़ थी, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.2 करोड़ थी। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। साल के अंत में जनसंख्या माइनस साल के प्रारंभ में जनसंख्या। साल के प्रारंभ में जनसंख्या साल के अंत में जनसंख्या, साल के प्रारंभ में जनसंख्या बटे साल के प्रारंभ में जनसंख्या। अब बात आती है जनसंख्या के घटक, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन कौन से है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई।
याद कर लेना। यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं जन्म, मृत्यु और प्रवास। जनसंख्या परिवर्तन के घटक जन्म, मृत्यु, प्रवास। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना। पहला है जन्म। प्रति 1000 बच्चों पर एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। जन्म दर कैसे कहते हैं? प्रति 1000 बच्चों पर एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। जबकि मृत्यु दर, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृत होने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृत लोगों होने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है लाइबेरिया। सबसे अधिक वृद्धि दर वाला देश है लाइबेरिया। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश है लाटविया। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? यानी कि यह है अफ्रीका महाद्वीप। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना। अब बात आती है प्रवास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रवास, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। प्रवास, मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास किसे कहते हैं? यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही प्रवास कहलाता है। प्रवास यानी कि उद्गम स्थान। उद्गम स्थान जहाँ से लोग जाते हैं। उद्गम स्थान कैसे कहते हैं? जहाँ से लोग जाते हैं। जबकि गंतव्य स्थान जहाँ लोग आगमन करते हैं, यानी कि जहाँ लोग आगमन करते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। प्रवास स्थायी होता है, अस्थायी होता है, मौसमी हो सकता है। जैसे यानी कि प्रवास स्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, मौसमी हो सकता है। जैसे गाँव से गाँव की ओर, शहर से शहर की ओर, गाँव से शहर की ओर और शहर से गाँव की ओर भी हो सकता है। यानी कि एक गाँव से दूसरे गाँव में भी लोग जाते हैं, एवं शहर से गाँव में भी लोग जाके बसते हैं, एवं गाँव छोड़ के लोग शहर में भी जाते हैं, एवं शहर छोड़ के लोग गाँव में भी जाते हैं। ऐसे होता है। अब बात आती है प्रवास के कारक, यानी कि किन कारणों से लोग प्रवास करते हैं। यानी कि प्रवास के कौन कौन से कारण हैं कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर जाते हैं। कारक हैं प्रतिकर्षक कारक और दूसरा है अपकर्षक कारक। प्रतिकर्षक और अपकर्षक। बात करते हैं हम प्रतिकर्षक की। बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, महामारी, आंशिक लड़ाई झगड़ा आदि कारणों से लोग प्रतिकर्षक कारक यानी कि स्वयं प्रतिकर्षक जाते हैं। यानी कि बेरोजगारी, जहाँ पर अधिक बेरोजगारी है, रहन सहन की अच्छी सुविधा नहीं है एवं खान पान भी नहीं है, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, महामारियाँ, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैली हुई, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इन कारणों से लोग भी प्रवास करते हैं। एवं बात करते हैं दूसरा अपकर्षक कारक। काम के बेहतर अवसर उपलब्ध, यानी कि जहाँ पर काम के अच्छे अवसर होते हैं वहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। रहन सहन की अच्छी सुविधा होती है, एवं जहाँ पर रहन सहन की अच्छी विभिन्न प्रकार की रहन सहन की सुविधा होती है, एवं शांति एवं सुरक्षा, जहाँ पर शांत माहौल रहता है एवं सुरक्षित लोग रहते हैं, एवं अनुकूल जलवायु आदि कारक होते हैं। यानी कि अपकर्षक प्रतिकर्षक कारक। बात करते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन, भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या के पूर्वानुमान के यानी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। प्रथम अवस्था है जन्म दर व मृत्यु दर। प्रथम अवस्था कौन सी है? जन्म दर व मृत्यु दर दोनों उच्च थे। यानी कि इन कारणों से भी लोग प्रवास करते हैं। यानी कि धीमी जनसंख्या वृद्धि, और वहाँ पर क्या है? धीमी जनसंख्या वृद्धि है। ज़्यादातर लोग खेती काम करते हैं, लोग अधिकतर अशिक्षित होते हैं। तृतीय अवस्था देश भर में स्वास्थ्य ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया, जैसे स्वास्थ्य संबंधी दिशाओं में सुधार। तृतीय अवस्था जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों घट जाती हैं।
जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों घट जाती है। जनसंख्या नगरीय तथा शिक्षित हो जाती है। जनसंख्या नगरीय एवं शिक्षित हो जाती है। निष्कर्षक अंत यह कहा जाता है कि जनांकीय सिद्धांत से भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया। जनांकीय संक्रमण से इन सिद्धांतों से भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं, यानी कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उससे कौन कौन से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं, संसाधनों पर दबाव, यानी कि हमारे देश में सीमित संसाधन है, उन पर दबाव बन रहा है। एवं प्रदूषण भी फैल रहा है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं। विकास में बाधाएं, एवं जनसंख्या अधिक है तो विकास भी धीमा होगा, विकास रुक जाता है। एवं भरण पोषण की समस्याएं, यानी कि भरण पोषण की भी समस्याएं हैं, यानी कि जनसंख्या वृद्धि से विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। तो ये हमारा चैप्टर की नोट्स कंप्लीट हुए हैं। ये हम देखते हैं अब इस चैप्टर के 6-7 क्वेश्चन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कौन सी जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग में प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि कौन सी जनसंख्या को कार्यशील आयु में रखा जाता है। कार्यशील यानी कि कौन सी जनसंख्या जो कार्य करती है, यानी कि 15 से 59 वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। द्वितीय है, जनसंख्या वृद्धि को किस में व्यक्त किया जाता है, निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में। तीसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए। कौन कौन सी जो दर हैं, यानी कि कौन कौन से कारण हैं जिनसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जन्म दर में वृद्धि होना, ऐसे भी जनसंख्या बढ़ती है। मृत्यु दर में कमी होना, ऐसे भी जनसंख्या बढ़ती है। तीसरा कारक है प्रजनन दर का उच्च होना, यानी कि अधिक बच्चे पैदा होना, यानी कि इससे भी जनसंख्या बढ़ती है। समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां, यानी कि समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां चल रही हैं, इनसे भी जनसंख्या वृद्धि होती है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या के नियंत्रण के उपाय, यानी कि हम जनसंख्या पर किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। जब वृद्धि भी होती है तो हमें जनसंख्या पर नियंत्रण भी करना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि विवाह की आयु को बढ़ा देना चाहिए, यानी कि विवाह की जो आयु है उसे हमें बढ़ा देना चाहिए। जन्म दर को कम करना चाहिए, यानी कि बच्चों के जो जन्म है उस पर रोक लगानी चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को करना चाहिए परिवार में, यानी कि 2 बच्चों पर रोक लगा देनी चाहिए, यानी कि 2 बच्चे ही पैदा करने चाहिए। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। लोग यदि शिक्षित होंगे तो वह जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे। 5वां क्वेश्चन है, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, कितने क्वेश्चन है अब खत्म हो गए। 6वां क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे देख लेना। प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रवास किसे कहते हैं, मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही प्रवास कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। तो ये हमारा टॉपिक था। यदि किसी भी भाई को यदि नोट्स चाहिए, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिंदी के किसी भी भाई को चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। 70 23 53 70 26 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी भी भाई को यदि नोट्स चाहिए तो वे हमसे कांटेक्ट करें। सबसे सस्ते में हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे आपको, एवं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी आपको मिलेगी। मात्र 99 रुपये में हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ व्हाट्सएप करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर। धन्यवाद।